नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। 5 का दम, जी हां, ये बात हमने क्यों कही? क्योंकि 5 राज्यों में किसका दिखेगा दम। कर्नाटक के बाद इस साल मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और साथ ही साथ मिजोरम में चुनाव होने हैं। यानी पांचों राज्यों में 2023 के अंत में विधानसभा चुनावों का बिल्कुल बच जाएगा। इन राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल इस साल दिसंबर और अगले साल जनवरी में खत्म हो जाएगा। मिजोरम की 40 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल 17 दिसंबर को समाप्त होना है, तो वहीं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश विधानसभाओं का कार्यकाल 3 जनवरी और 6 जनवरी 2024 को समाप्त हो जाएगा। राजस्थान और अगर तेलंगाना की बात करें तो यहाँ की विधानसभाओं का कार्यकाल 14 जनवरी और 16 जनवरी 2024 को समाप्त हो जाएगा। राज्यों में सिलसिलेवार चुनाव के कारण 2024 के आम चुनाव तक सियासी फिजा गर्म रहेगी। आज हम एक एक करके इन पांचों राज्यों के चुनावी समीकरणों को समझेंगे, जानेंगे। इन पांचों राज्यों में कौन सी पार्टी इस बार बाजी मार सकती है और कौन सी पार्टी दोबारा से सरकार बना करके इतिहास रचेगी। इन सभी सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का बड़ा पैनल जो है वो भी मौजूद रहेगा। आइए सबसे पहले आप सभी का तारुफ मैं अपने मेहमानों से करा देती हूं और फिर उसके बाद धीरे धीरे सिलसिलेवार जो है वो हम एक एक राज्य पर जाएंगे और वहां के सियासी गणित को समझने की कोशिश करेंगे। चंद्रमोहन शर्मा जी जो कि कांग्रेस के नेता है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इनके अलावा प्रदीप सिंह जी जो कि बीजेपी के नेता है वो हमारे साथ मौजूद है। प्रदीप सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ अश्विनी मिश्रा जो कि राजनीतिक विश्लेषक है वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। तो तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। तीनों मेहमानों से सियासी गणित को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कड़ी में जहां पर 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा, तो मध्य प्रदेश की स्थिति को हम समझ लेते हैं कि मध्य प्रदेश में विधानसभा अगर चुनाव होते हैं तो मौजूदा हालात क्या रहेंगे। 2018 की अगर हम बात करें तो कुल 200 सीट है और अगर पार्टी सीट की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 114 और बीजेपी के खाते में 109 सीटें हैं। इसके अलावा अगर हम मध्य प्रदेश के राजनीतिक संकट का बात हम यहाँ पर करें तो कुल 200 सीट में से कांग्रेस के पास 96 और बीजेपी के पास ये आंकड़ा जाकर के पहुंच जाता है 122 सीट का। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर मध्य प्रदेश में कौन कितना लोकप्रिय है। अगर आप ये समझना चाहेंगे तो मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज की लोकप्रियता, सालों से लगातार सरकार चलाने का उनका अनुभव जो है वो उनके पास है कि सालों से वो सरकार चला रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। चौथा उनका ये कार्यकाल और इसके अलावा सबसे बड़ी बात उनके बारे में ये कि 5 बार सांसद और वो विधायक भी रह चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस की ओर से कमलनाथ सीएम के उम्मीदवार हैं और अब इनके पास क्या अनुभव है, दशकों का लंबा राजनीतिक अनुभव है और साथ ही साथ इनके बारे में, इनकी छवि के बारे में जो कहा जाता है वो ये कि दशकों का लंबा अनुभव होने के साथ साथ बेदाग छवि है। 9 बार सांसद और 1 बार सीएम रहे हैं कमलनाथ। इसके अलावा अगर हम लोगों की बात करें, जनता की बात करें तो लोगों में कमलनाथ की खासी लोकप्रियता है। जनता वहां की कमलनाथ को काफी पसंद करती है। इसके अलावा हम आपको बताएं कांग्रेस सरकार की अगर हम बात यहां पर कर रहे हैं तो कांग्रेस सरकार आने पर 100 यूनिट बिजली माफ का वादा जो है वो किया गया है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो 100 यूनिट बिजली माफ की जाएगी। इसके अलावा 200 यूनिट तक बिजली का बिल जो है उसको आधा कर दिया जाएगा। मतलब 200 यूनिट तक बिजली का बिल हाफ का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। तो क्यों, कौन किस लिए लोकप्रिय है, जनता के सबसे करीब है, वहां पर कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जो जनता को लोक लुभावन लगेंगी। तो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें कुल मतदाताओं की तो यहाँ पर जो संख्या है वो है 4 करोड़ 94 लाख और जिसमें से अगर ओबीसी की अगले बात करें तो ओबीसी जो है वो 50% वोट बैंक यहाँ पर ओबीसी का है और अगर एससी की बात करें तो 15.62% वोट बैंक एससी का है। एसटी की बात करें तो 21.9% वोट बैंक एसटी और सामान्य की अगर बात करें तो कुछ वोट प्रतिशत जो है यानी 5% वोट जो है वो सामान्य है। लेकिन मुस्लिम की अगर बात करें तो यहाँ पे 6.57% मुस्लिम है और अन्य 1% जाता है इनको। अब इन सभी जो दल है इनको संभालना है, इनको साधना है। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। अब ऐसे में बीजेपी का क्या वादा है वो आप समझ लीजिए। लाडली बहना योजना जो खास तौर पर बहुत फेमस भी है, लोगों को पसंद भी आती है, जगह जगह मुख्यमंत्री जाकर के इसका प्रचार प्रसार भी करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा अगर दूसरी योजना की हम बात करें जो बीजेपी ने वादा किया है वो है मुख्यमंत्री युवा
कौशल कमाई। इसके जरिए सीधा सीधा एक युवा वर्ग को टारगेट किया गया है, उनकी कमाई को ध्यान में रख करके इस योजना को लाया गया है। इसके अलावा जो तीसरा वादा है बीजेपी का, वो है मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना। मतलब मुख्यमंत्री के जो राहत कोष है उससे कन्याओं का विवाह कराया जाएगा, निकाह कराया जाएगा, उसकी पूरी योजना यहाँ पर बाकायदा तैयार की गई है। और कांग्रेस का क्या वादा है वो भी अब आप जरा समझ लीजिए। यहाँ पर कांग्रेस के वादे की बात करें तो नारी सम्मान योजना, महिलाओं को लेकर के कांग्रेस यहाँ पर साथ चल रही है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये पुरानी पेंशन स्कीम, और ये वो स्कीम है जिसका फायदा हिमाचल में भी कांग्रेस को मिला था, क्योंकि ये सबसे बड़ा मुद्दा हिमाचल में भी बना था। इसके अलावा 500 रुपए प्रति गैस सिलेंडर का वादा जो है वो भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया है। तो मध्य प्रदेश बीजेपी में आपको बता दें कि कई खेमा है। शिवराज की चुनौती क्यों ये बनती चली जा रही है वो भी आप समझ लीजिए, क्योंकि मध्य प्रदेश बीजेपी में कई खेमे ऐसे हैं जो एकजुट होकर के सामने नहीं आ रहे हैं। पहले अगर गुट की बात करें तो वो आता है शिवराज गुट, क्योंकि एक जो तबका है, एक जो धड़ा है, वो शिवराज गुट के साथ खड़ा नजर आता है। इसके अलावा दूसरा गुट जो है वो है महाराज गुट। मतलब गुट कैसे आपस में बटे हुए हैं वो आप समझ लीजिए। एक है नाराज गुट, क्योंकि एक गुट ऐसा भी है जो हमेशा से नाराज रहता है सरकार के खिलाफ। इसके अलावा जो सवर्णों की नाराजगी है वो सबसे ज्यादा सरकार पर भारी पड़ती है, क्योंकि सवर्ण समाज की नाराजगी को अभी तक दूर करने की कोशिश नहीं की गई है। इसके अलावा जो शिवराज की चुनौती है वो है बेरोजगारी, क्योंकि बेरोजगारी को लेकर कई सवाल लगातार पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा भ्रष्टाचार, ये वो मुद्दा, ये वो मसला जिस पर लगातार सरकार घिरती हुई नजर आती है। यहाँ पर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018 की अगर हम यहाँ पर जिक्र करेंगे तो 230 सीटों में से पूरा आकलन करके हमने आपको यहाँ पर समझाया, बताया कि आखिर अगर मध्य प्रदेश का जो राजनीतिक संकट है वो क्या है, 2018 में क्या रहा था, मुद्दे कौन कौन से हैं, किसकी लोकप्रियता ज्यादा है, जनता किसके साथ जाएगी, कौन कौन लोक लुभावने वादे बीजेपी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कर रहे हैं। तो चलिए मेहमानों का रुख करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को ही समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले चंद्रमोहन शर्मा जी हैं, प्रदीप सिंह है, अश्वनी मिश्रा जी हमारे साथ। तो प्रदीप सिंह जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी, आपसे समझना चाहूंगी कि देखिए कहा बहुत कुछ जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से जो फाइट है आने वाले वक्त में देखते हुए, एक तरफ आपके हौसले बुलंद और वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक जीत के बाद कांग्रेस की भी हौसले खासे बुलंद है। फिलहाल मध्य प्रदेश की स्थिति को बीजेपी कैसे देख रही है? निश्चित तौर पे निदा जी, जब जब चुनाव आते हैं तो सभी राजनीतिक दल एकदम चाक चौबंद हो जाते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे पिछले 9 वर्षों की राजनीति जिस प्रकार से हमारे देश में बदली है, लोकतंत्र जिस हिसाब से और अधिक परिपक्व हुआ है, उसमें आप पाएंगे कि देखिए विकासवादी योजनाएं या जो प्रधानमंत्री की जो योजना है वो डायरेक्ट जन जन तक पहुंची है। मध्य प्रदेश जैसे एक देखिए बहुत बड़ा राज्य है और कहा जाता था कि बड़ा गरीब राज्य है और बहुत दूर दूर तक के गांव है और जनता मतलब अंत्योदय जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है अंत्योदय तक। तो आज उन योजनाओं से, जनधन खाते से और जो योजनाएं अभी आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जो वादा किया है उसको देखते हुए आपके बीच में बताया गया कि काफी पॉपुलर है। लेकिन उन सब के समानांतर एक और बात है जो डायरेक्ट बेनिफिट है जनता के लिए, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो जनधन योजना हो, चाहे वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड जो योजनाएं हैं हमारी केंद्र सरकार की, जहां जहां हमारे राज्य रहे वहां पे उनका इफेक्टिवनेस का जो रेशियो रहा है कंपैरेटिवली जहां हमारा शासन जिन राज्यों में नहीं रहा वहां पे रहा है। अब वो देखिए 97-98 में कही जाती थी कि ये देखिए अब तो जो है गठबंधन की ही सरकारें चलेंगी, गठबंधन के बिना राजनीति नहीं होगी। 96 से आई.के. गुजराल जी बने, देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद फिर अटल जी की सरकार आई, उसके बाद कांग्रेस का 10 साल तक शासन रहा। अभी हमारा 9 वर्षों भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। एक एक रिएक्शन ले लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, एक एक सवाल और पूछेंगे। अब जरा मैं चाहूंगी चंद्रमोहन शर्मा जी को स्क्रीन पर लेकर आइए। चंद्रमोहन शर्मा जी, देखिए बीजेपी जो अपना पूरा दम भर रही है कि मध्य प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही आएगी, क्योंकि जितनी योजनाएं चल रही है वो बहुत ज्यादा चल रही है। ऐसे में जो कमलनाथ है उन पर कितना भरोसा कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि दशकों का लंबा राजनीतिक अनुभव उनके पास है। प्रदीप सिंह जी, माफ करना चंद्रमोहन शर्मा जी। देखिए, मध्य प्रदेश की जनता बहुत जारूद उससे मन बना चुकी है और मामा के उस शासन को निधा जी दूर भगाने की तैयारी कर चुकी है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता ने यही 18 में भी बनाया था। वो तो यह कि पैसे, दल, ईडी और प्रशासन की ताकत के ऊपर भाजपा ने 14 महीने की बनी हुई सरकार को खरीद कर और उसके विधायकों को करके दोबारा सरकार बना ली थी। और आज भी मध्य प्रदेश की जनता उन 14 महीनों को बनाम शिवराज सिंह के वो 10 साल और ये मिला के, यानी 10 साल और बनाम 4.5 साल को मिला के अगर बात करती है, तो आज भी जनता कमलनाथ जी के उन दौर को याद करती है जिस दौर के अंदर मध्य प्रदेश में सुरक्षा, महिला का सम्मान,
और जो गरीब गुरबा वर्ग के लिए उद्यान, युवाओं के लिए रोजगार और इंडस्ट्री के लिए जो योगदान था, वो सब आज भी मध्य प्रदेश की जनता कमलनाथ जी के स्वयं रूप के अंदर याद रखती है। क्योंकि इतने वर्ष तक काम करने के बाद जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी सिर्फ जो औद्योगिक सिस्टम को डेवलप करने की बात करते रहे, लेकिन कोई भी बड़ा औद्योगिक संस्थान वहां बना नहीं पाए, और जो वहां के जो स्मॉल स्केल की इंडस्ट्री को बना दिया, बेरोजगारी के अंदर मध्य प्रदेश को एक ऐसा स्वर्णिम युग बना दिया गया कि जहां पर रोजगार की कमी हो गई, कुपोषण वहां पर एक सीमा पर जा रहा है, धर्म प्रताड़न के केस आए दिन इससे आते हैं, जिसकी रूप को लेके मध्य प्रदेश और भाजपा अपना अक्षर का इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद उसका उनके पास नहीं। ठीक है। अश्वनी मिश्रा जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, आपने दोनों को सुना, बीजेपी को भी सुना, आपने कांग्रेस को भी सुना। देखिए, ये वही कांग्रेस है जो 2018 में आती है और फिर उसके बाद में अचानक 2020 आता है, स्थिति पूरी बदल जाती है। अब के लिहाज से अब जो विधानसभा चुनाव होने हैं, आपका अनुभव क्या कह रहा है? जी, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें निधा जी, तो हमको ये समझना होगा कि मध्य प्रदेश का चुनाव जो है, भारतीय जनता पार्टी ऑलमोस्ट 20 साल से जीतती, 20 साल से वहाँ शासन कर रही है, और शिवराज सिंह चौहान वहाँ तब मुख्यमंत्री थे जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे। तो चूंकि शिवराज सिंह चौहान उतने वहाँ के फेवरेट नेता हैं, तो जनता को उनका हमेशा से एक्सेप्टेंस मिला है। आप देखें 2018 के चुनाव में भी देखें कि लगातार 3 टर्म करने के बाद, फुल एंटी इनकम्बेंसी होने के बाद भी उनको 109 सीट मिला था, अपने दम पे मिला था, उसमें मोदी जी का योगदान भी था। बट शिवराज सिंह चौहान अपने आप वहाँ एक बहुत बड़े नेता हैं। तो मेरा ये मानना है कि शिवराज सिंह चौहान का अपना एक वर्चस्व है वहाँ पर, और साथ में जो मोदी जी की नीतियां हैं सेंटर की, जो मोदी जी हमेशा से फेवरेट रहे हैं सेंटर में, इन दोनों लोगों का कॉम्बिनेशन जो है बीजेपी का पल्ला कहीं ना कहीं भारी करता है। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस को संजीवनी जरूर मिली है कर्नाटक के चुनाव में, बट कांग्रेस का मुझे लगता है जो मूलभूत समस्या रही है वो उनका जो मुद्दों की समस्या रही है। कांग्रेस अभी भी, हम सुन रहे थे कांग्रेस के मित्र को, तो वो अभी भी धर्म की बातें, तुष्टीकरण की बातें और इस टाइप की राजनीति करती आ रही है। यहाँ पर 6 से 7% केवल मुस्लिम वोट है, तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस की ये तुष्टीकरण की राजनीति या धर्म की राजनीति काम करेगी। सबसे बड़ी बात लोकप्रियता जो है वो भारी पड़ेगी, आप ये कहना चाह रहे हैं। जी, चलिए ठीक है। तो मध्य प्रदेश को हमने समझा बहुत अच्छे से। चलिए आगे दूसरे राज्य की तरफ हम बढ़ लेते हैं। मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। अब हम बात करेंगे राजस्थान राज्य की। दरअसल अब राजस्थान में विधानसभा की मौजूदा स्थिति क्या है वो आप समझ लें। कुल सीट का आंकड़ा 200 है, जिसमें से कांग्रेस के पास 100 सीटें हैं और वहीं बीजेपी के पास, बीजेपी के खाते में आपको बता दें कि 73 सीटें जो है वो सीधा सीधा नजर आ रही हैं। इसके अलावा जो मौजूदा स्थिति है उस लिहाज से हम बात करें, सीएम गहलोत का चुनावी दाव क्या है वो आप जरा इसे समझ लीजिए। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान में 100 यूनिट तक बिजली बिल फ्री की बात जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कही जा रही है और ये दाव चला है गहलोत की तरफ से। और इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पर राजस्थान में 100 यूनिट तक बिजली बिल फ्री है। 200 यूनिट में पहले 100 यूनिट जो थी वो फ्री दी जाएगी, ये बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से कही गई है। इसके अलावा स्थायी शुल्क और फ्यूल सरचार्ज और अन्य शुल्क जो है वो उसको माफ करने की बात भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई है यहाँ पर। इसके अलावा 1 करोड़ 19 लाख में 1 करोड़ 4 लाख परिवारों को इसका सीधा लाभ पहुंचाने की बात कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है। इसके अलावा अगर अहम और जानकारी यहाँ पर हम आपको बताएं तो 15 लाख परिवारों को स्लैब अनुसार 300 से 750 रुपए की रियायत की बात जो है वो की गई है। तो सीएम गहलोत का ये चुनावी दाव है जो वो खेलते हुए नजर आ रहे हैं। राज्य सरकार पर करीब 7,000 करोड़ का अतिरिक्त भार है और ये बात सरकार को नहीं भूलनी चाहिए। बजट 2023 में किसानों को 2000 बिजली फ्री का ऐलान कहा जा रहा है सीएम गहलोत की तरफ से, यानी चुनावी दाव इस तरीके से कांग्रेस पार्टी वहां पर खेल रही है। इसके अलावा राज्य सरकार पर 24.5 करोड़ का खर्च जो है वो है। 11 लाख किसानों के कृषि कनेक्शन बिल जो है वो फ्री करने की बात कही जा रही है कि 11 लाख किसान ऐसे हैं। इसके अलावा राजस्थान में चुनावी मुद्दा क्या है वो भी आप जल्दी से समझ लीजिए। राजस्थान में चुनावी मुद्दा है बेरोजगारी, जिसे लगातार बीजेपी हमलावर रहती है। इसके अलावा महंगाई, इसको लेकर के भी लगातार सरकार को घेरा जाता है। कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ा मुद्दा राजस्थान में। इसके अलावा महिला अपराध, क्योंकि महिलाओं के खिलाफ जितने भी अभी तक आपराधिक मामले आए हैं उनमें बजाय कमी आने के लगातार इजाफा हो रहा है। साथ ही साथ किसानों की कर्ज माफी, जिसका वादा लगातार कांग्रेस पार्टी ने क्या था, राजस्थान में चुनावी मुद्दा है और बीजेपी भी कहती है लेकिन हुआ नहीं अभी तक। और इसके अलावा परीक्षा में धांधली जिस तरीके से लगातार हुई, ये भी एक सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा। भ्रष्टाचार जो है ये भी सबसे बड़ा मुद्दा
बनेगा। तो मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, आइए उनका रुख कर लेते हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी, प्रदीप सिंह जी, अश्वनी मिश्रा जी। सबसे पहले मैं चंद्रमोहन शर्मा जी आप ही के पास आऊंगी, आपसे समझना चाहूंगी कि सर राजस्थान में आपकी सरकार है, बड़ी बड़ी बातें आपकी तरफ से कही जा रही हैं, लेकिन मौजूदा जो स्थिति है आपस में ही दो फाड़, जिस तरीके से दो बड़े नेता नजर आ रहे हैं राजस्थान के अंदर, क्या लग रहा है मिलकर एकजुट होकर के जो सरकार है उसी को दोबारा से परचम लहराने में कामयाबी मिलेगी, आपस में ही उलझ के रह जाएंगे? चंद्रमोहन शर्मा जी। देखिए, बिल्कुल भी कोई दो फाड़ नहीं है, दोनों नेताओं आपस की तालमेल के साथ काम कर रहे हैं, मुद्दों की बात हो रही है। और अगर सचिन पायलट अपने मुद्दे की बात रखते हैं तो वो भी और मुख्य राजस्थान और संस्थानों के अंदर, उसके साथ साथ किसानों की इनकम के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत ऐसे कार्य करे हैं, जिसके कारण राजस्थान के अंदर अभी 202 इंग्लिश मीडियम की स्थापना उन्होंने करी। इसी रोड ब्रिज के ऊपर उन्होंने बहुत काम करा है। और राजस्थान के अंदर ट्रेडिशन है जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उसको बड़े अच्छे से है। और करप्शन के मुद्दों को जो सचिन पायलट जी बाहर लेके आया रखा है, तो वो भाजपा का उस दौर का करप्शन है जिस दौर पे भाजपा की सरकार राजस्थान में थी। आज का जनमानस दिक्कत तो यही है ना चंद्रमोहन जी, दिक्कत तो आपस में आपके अपने घर में यही है ना। एक कहता है कि गिरफ्तार करो, अंदर भेजो, दूसरा कहता है कि नहीं जी ये वही है जिसने सरकार बचाई थी। आपस में ही बहुत ज्यादा मतभेद, मनभेद सब है। देखिए, बिल्कुल नीता जी, बिल्कुल नहीं। पुरानी की अगर मतभेद है तो वो भी राजस्थान की जनता के लिए संतुलन से चल रही है। बेसिक तो यह है कि मुद्दों की बात है, और मुद्दों के लिए दोनों ही नेता राजस्थान की जनमानस के साथ जागरूक है। और राजस्थान की जनता पूरी तरीके के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व से खुश है। और यही कारण है कि राजस्थान के अंदर अभी जो भी चुनाव आया है उसके अंदर राजस्थान की जनता ने दिया। ठीक है, प्रदीप सिंह जी क्या लग रहा है? ऐसी योजना, बीमा योजना, समाज योजना, पेंशन योजना, बहुत सारी योजना। ठीक है, प्रदीप सिंह जी, योजनाओं के सारे राजस्थान में बीजेपी आगे बढ़ेगी या इस आपसी लड़ाई का फायदा बीजेपी उठाने की पूरी कोशिश करेगी? निदा जी देखिए, आप अगर देखें तो सुरक्षा की एक बात होती है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। राजस्थान में जब जब कांग्रेस का शासन, या अभी फॉर उस एग्जाम्पल से अगर देखा जाए तो जहां जहां होता है ये कांग्रेस की जो ना उनके डीएनए में है तुष्टीकरण, जिससे कि जिनका वो करना चाहते हैं, जिनका वो लाभ एक्चुअल में पहुंचाना चाहते हैं, जितना वो लाभ नहीं होता उससे ज्यादा नुकसान हो जाता है। ये हालांकि ये गैर चर्चा है, किसी और दिन कर ली जाएगी कि कितना फायदा करना चाहिए और कितना नुकसान हुआ। तो मूल रूप में अब जिनको आप कितना फायदा उठाएंगे इस लड़ाई का? उठाने की क्या बात है, हम फायदा नहीं उठाना चाहते। हम तो हमारे लिए तो जन जन की सेवा का हमारा कार्य है, हम फायदा थोड़ी उठाना चाह रहे हैं इनके इस आंतरिक घरेलू झगड़े से। वो जनता देखेगी, जनता अपना विचार बनाएगी कि भाई आखिर सुरक्षा चाहिए, विकास चाहिए, या अपनी ही सरकार के खिलाफ एक आंदोलन चाहिए। जनता को इससे क्या सरोकार है? आपके विद इन द होम, विद इन द हाउस आपके जो है कॉन्फ्लिक्ट है, पर उसका असर जनता पे क्यों पड़े? अगर इस तरह की बातें नहीं होती तो शायद ये विकास कार्यों में फोकस कर पाते। हालांकि कांग्रेस का ऐसा कोई रिकॉर्ड रहा नहीं है। ये केवल परिवारवाद और परिवार को ही खुश और तंदुरुस्त बनाने में सारा समय निकल जाता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बीते 4-5 वर्षों में जो राजस्थान में जो घटनाओं की क्रोनोलॉजी है उसको अगर आप देखें, हर बार कोई न कोई झंडा बुलंद करके कि अब चूंकि गहलोत जी पुराने नेता हैं और दिग्गज नेता हैं, तो उन्होंने कंटिजेंसी मैनेजमेंट के तहत अपना काम बचाए रखा। अन्यथा उनके जगह कोई अगर यही स्थिति उलट होती तो शायद 6 महीना भी नहीं चला पाते दूसरे जो पायलट। इस दिग्गज नेता के सामने बीजेपी का चेहरा कौन होगा, क्या लग रहा है? हमारी पार्टी जो है नरेंद्र मोदी जी के, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर हम चुनाव लड़ते हैं और हमारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है इसमें। चेहरे की जहां तक बात, प्रधानमंत्री के चेहरे की बात नहीं करी सर, मुख्यमंत्री के चेहरे की बात। निश्चित तौर पे देखिए, हमारे यहाँ क्योंकि कार्डर बेस्ड पार्टी है, आज नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके चेहरे पे हम चुनाव लड़ते हैं और हमें सफलता भी मिलती है। बहुत से राज्यों में हमें सफलता मिली है। तो अगर हम उस हिसाब से देखें, चूंकि जनता को भरोसा है कि यहाँ पे परिवारवाद नहीं चलेगा, परिवार के तुष्टीकरण के लिए जनता के लाभ को कुर्बान नहीं किया जाएगा, इस आधार पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है और हमें विजयश्री भी मिलती है। अश्वनी मिश्रा जी बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात पे, परिवारवाद पे कुछ कहेंगे क्या? नहीं, परिवारवाद पे खैर राजस्थान का मुझे लगता है नहीं उचित उदाहरण है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी में भी परिवारवाद काफी हद तक है। बट खैर मुद्दा वो नहीं है। मेरा ये मानना, अभी निदा जी अभी आप जब स्कीम गिना रही थी तो मुझे सिर्फ एक ही वर्ड सुनाई पड़ रहा था, फ्री 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 फ्री, ये फ्री वो फ्री वो फ्री। तो ये जो राजनीति, नई राजनीति शुरू हुई है हिंदुस्तान में फ्रीबीज की, मुझे लगता है ये बहुत घातक है और बहुत लंबे समय तक चलने वाली राजनीति नहीं है।
तो फ्री की रेवड़ी नाम दिया गया है इस पॉलिटिक्स को। अपने ना अपने बी टीम आम आदमी पार्टी को इन्होंने आदर्श बनाया है और उससे उठा करके, और उसकी सफलता देखिए। अभी अगर हिमाचल की बात कहा जाए तो 3 महीने से सैलरी प्रॉपर्ली नहीं मिल पाई है। निश्चित तौर पे मैं इसी विषय पे आता हूँ कि हमने अगर देखें तो ये फ्री की रेवड़ी सब बांट रहे हैं, कोई सचमुचा नहीं है, नहीं, सब बांट रहे हैं। जी बिल्कुल बांट रहे हैं। एक सिलेक्टिव तरीके से स्कीम बना के देना फ्रीबीज मैं नहीं मानता, लेकिन हमने ऑलरेडी जो है फ्रीबीज के नाम पे हम देख रहे हैं कि एक रिजर्वेशन नाम का नासूर देश झेल रहा है, और ऐसे ही हम अगर फ्रीबीज बनाते रहे, अलग अलग कैटेगराइजेशन करते रहे, तो शायद जो देश की एकता और अखंडता है वो बिल्कुल छिन्न भिन्न हो जाएगी। तो हमको ये, हम सभी नेताओं की हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है इस फ्रीबी कल्चर को हमें खत्म करना पड़ेगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कोई भी हो। रही बात राजस्थान की, हम एक्चुअली मध्य प्रदेश में भी भूल गए कि वहां पर सिंधिया का बहुत बड़ा रोल रहेगा, और सेम मुझे लगता है कि राजस्थान की हालत है। कांग्रेस की दिक्कत समस्या ये है कि कांग्रेस जो है 10 जनपद से चलती है, एक घर से चलती है। एक घर के अलाइन जो होता है वो पार्टी में बड़ा शीर्ष नेतृत्व पर रहता है, बाकी को उतना तवज्जो नहीं मिलता, तो वो अपना राजनीतिक करियर दूसरी जगह ढूंढते हैं। जब तक कांग्रेस की ये मूलभूत समस्या हल नहीं होगा तब तक मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है ये छोटी मोटी छुटपुट जीतों से ही खुश रहना पड़ेगा। ठीक है जी, जल्दी से चंद्रमोहन शर्मा जी। देखिए, अश्विनी जी की दोनों ही वक्तव्य के अंदर जब भी उनसे पूछा गया तो उन्होंने उस वक्तव्य के अंदर एक अपर हैंड भाजपा को दिया। जब समझता हूँ कि एक राजनीतिक विशेषज्ञ जब कोई विश्लेषण करे तो उसको उस विश्लेषण पे देना चाहिए। मैं अश्विनी से पूछा था कि राजस्थान के अंदर भाजपा विपक्ष में है ही कहाँ? अगर विपक्ष में थी तो उस मुद्दों की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पे होती, वो किसी भी मुद्दों पे नहीं है। और जिस सिंधिया जी का आप नहीं रहे वो तो सिंधिया जी सड़कों पे है, भारतीय जनता पार्टी को जरूरत क्यों है? राजस्थान में तो कांग्रेस खुद ही सड़कों पे है सर, राजस्थान में तो कांग्रेस खुद ही सड़कों पे है सर, भारतीय जनता पार्टी को जरूरत ही कहाँ है? जनमानस के ना अश्विनी जी, मुद्दे जनमानस के हैं जी। जब सरकार के अंदर सरकार रहे और विपक्ष सोया रहे और सुर्खेत तलवे चाटता रहे तो देश के नेता ही बाहर निकलने पड़ते हैं। ये भाजपा नहीं है जिसके अंदर दो। चंद्रमोहन जी ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए सर, ऐसी भाषा सर कौन किसके तलवे चाटता है ये इतिहास देखा है सर, हमारे हिस्से आपके कमलनाथ किसके तलवे चाट के नेता बने हैं सबने देखा है। नहीं, आप कमलनाथ किसके तलवे चाट के नेता बने हैं सबने देखा है, तो ये गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो आप। ठीक है चंद्रमोहन शर्मा जी, प्रदीप सिंह जी, अश्विनी मिश्रा जी, तीनों। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। 5 का दम में दरअसल आने वाले विधानसभा चुनाव में 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। वहीं के पूरे राजनीतिक समीकरणों को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या है, मुद्दे कौन से हैं, साथ ही साथ कौन सा नेता या कौन सा जो चेहरा है वो लोकप्रिय ज्यादा है, या फिर किसका नुकसान बीजेपी को होगा, किसका फायदा कांग्रेस पार्टी को होगा। यहाँ पर तो हमने आपको अभी तक 2 राज्य समझा है, लेकिन उसके बाद अगला नंबर जो आता है वो आता है छत्तीसगढ़ राज्य का। चलिए इसके सियासी समीकरण को एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद मेहमानों के पास जाएंगे। विधानसभा चुनाव का रिजल्ट जो है वो आप समझिए, छत्तीसगढ़ में जातीय समीकरण 32% अनुसूचित जनजाति जो है वो यहाँ पर है। इसके अलावा करीब 13% अनुसूचित जाति जो है वो यहाँ पर है छत्तीसगढ़ में। और इसके अलावा जो अगली अहम बात है वो ये कि प्रदेश में करीब 47% ओबीसी वर्ग के लोग भी रहते हैं, जिसका सीधा असर हर चुनाव पर बहुत ज्यादा पड़ता है। इसके अलावा विधानसभा सीटें, कुल यहाँ पर जो आंकड़ा है वो 90 सीटों का है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की सीट 90 सीटें हैं यहाँ पर। और इसके अलावा अगर हम बात करें बीजेपी और साथ ही साथ सामान्य सीट की हम बात करें यहाँ पर, तो सामान्य सीट यहाँ पर 51 है। और छत्तीसगढ़ में जातीय समीकरण आपको हमने समझाया, आरक्षित सीट जो है वो 39 है, मतलब इन सीटों को ध्यान में रख करके वहां पर विधानसभा चुनाव जो है वो कराए जाएंगे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि 29 एसटी के खाते में 10 एससी वर्ग के लिए यहाँ पर सीटें जो है वो रिजर्व सीट रखी गई है एससी वर्ग के लिए। तो अब इसके अलावा जो 2018 का विधानसभा चुनाव का रिजल्ट था वो कांग्रेस पार्टी के खाते में 68 सीटें, वोट प्रतिशत रहा था 43.4%। बीजेपी के खाते में महज 15 सीटें गई थी, वोट प्रतिशत रहा था यहाँ पर 32.97%। यह है 2018 का रिजल्ट। लेकिन विधानसभा चुनाव में मौजूदा स्थिति क्या है वो आप समझ लीजिए। कांग्रेस फिलहाल 71 सीट पर, बीजेपी जो है वो 14 सीट पर सिमटी हुई यहाँ पर नजर आ रही है। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ में चुनावी मुद्दा क्या है वो है ट्राइबल इलाकों में धर्मांतरण, जो सबसे ज्यादा अभी जिसकी खबरें सामने आ रही है। इसके अलावा आरक्षण मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो लगातार उछलता रहता है, लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या है, समाधान नजर नहीं आता। इसके अलावा बेरोजगारी, यहाँ पर भी बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बनकर के उभरेगा विधानसभा चुनाव में। और इसके अलावा महंगाई की मार छत्तीसगढ़ राज्य भी झेल रहा है, इसको लेकर के भी सरकार को घेरा जा सकेगा। साथ ही साथ कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार क्राइम में इजाफा हुआ है उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा भ्रष्टाचार, ये वो मुद्दा है जो हर राज्य में
हर चुनाव को प्रभावित करेगा अगर ढंग से उठाया जाएगा तब जा करके। चलिए मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे मौजूदा स्थिति छत्तीसगढ़ के बारे में हम जान लेते हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी, प्रदीप सिंह जी, साथ ही साथ अश्वनी मिश्रा जी। चंद्रमोहन जी, तेलंगाना के बाद जिस तरीके से, अगर हम माफ करना, कर्नाटक के बाद अगर हम बात करें यहाँ पर छत्तीसगढ़ को लेकर कांग्रेस पार्टी कितनी आश्वस्त है, कितने हौसले बुलंद है फिलहाल मौजूदा स्थिति को देखते हुए? देखिए, छत्तीसगढ़ के अंदर भूपेश बघेल जी के द्वारा जो शासन है सुचारू रूप से जाया जा रहा है, जहां पर शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य, इंडस्ट्रीज और किसानों के लिए, महिलाओं के लिए हर तरह से कार्य करे गए हैं, जिन कार्यों का योजन दिया गया है। 2447 करोड़ की 39 योजना अब तक वितरित की जा चुकी है। खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के नशा मुक्ति पर जोर दिया गया है। 8 अस्पतालों के इसके अंदर बिलासपुर, बस्तर, बलरामपुर, सरगुजा जैसे एक बड़े बड़े जहां पर रहा। यही कारण रहा कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान, जब कोरोना जैसी बीमारी आई, उसके अंदर विपरीत दिशा होने के बाद भी भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रशंसा करी। उसी तरह से महिलाओं के लिए गोधन योजना, गरीब मुक्ति योजना, औद्योगिक नीति योजना, और उसी के अंदर अंदर ऋण की, जो किसानों के ऋण माफी की योजना के अंदर भी बहुत सारा कार्य किया गया। 61,000 करोड़ रुपए का ऋण देने का जो लक्ष्य है वो भी हमारे छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ने बनाया, जिसके अंदर काम के ऊपर, रूपरेखा के ऊपर वितरण चल रहा है। एक मोटा अनाज का जिक्र आता है, मिड अनाज, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक किसान। ठीक है, मौजूदा स्थिति में कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें बनाती हुई नजर आ रही है मौजूदा? तो सरकार ने कहा जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि जहां सरकार। चंद्रमोहन जी, मौजूदा वक्त में कितनी सीटें ले जाएगी पार्टी, क्या लग रहा है? पूर्ण बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ के अंदर रिपीट सरकार आएगी और साफ सुथरी एक अच्छी सरकार फिर दोबारा से भूपेश बघेल जी के नेतृत्व के अंदर छत्तीसगढ़ में चुनी जाएगी। प्रदीप सिंह जी, जो 2018 का रहा था वोट प्रतिशत और 68 और 15 का ये फासला कैसे पूरा करेगी बीजेपी? निश्चित तौर पे देखिए, अभी कांग्रेस के मित्र ने बताया साफ सुथरी सरकार भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बनेगी। इन्होंने ये लाइन बोली आखिरी में। इसका मतलब ये भी मानते हैं कि अभी जो सरकार चल रही है उसकी छवि साफ सुथरी नहीं है। ये अच्छी बात है, सच्चाई स्वीकार कर लेनी चाहिए। अब आते हैं, देखिए निदा जी, हम हो, आप हो, चाहे देश के किसी कोने से आने वाला व्यक्ति हो, वो बाकी सारी चीजें बाद में देखेगा, लेकिन सुरक्षा की जो बात होती है, जो सोशल सुरक्षा की बात होती है, वो सबसे पहले देखता है। हम मकान खरीदने जाते हैं, नया कुछ भी करते हैं तो देखते हैं कि एरिया सुरक्षित हो। आप देख लें, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र जहां पे कि लड़ाई झगड़े का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं रहा, कांग्रेस के नेतृत्व में वहां तक के लोग जो है सड़कों पे आ गए। वहां दूसरी तरह की बातें होती थी, नक्सल प्रभावित क्षेत्र जरूर रहता था वहां पे, लेकिन अब जो जनता वहां पे सड़कों को लेकर के आई है और जो धर्मांतरण को लेकर के, जो सुरक्षा की गारंटी बीजेपी कैसे देगी? निश्चित तौर पे आप इसके पहले तो इस तरह से जनता नहीं आई सड़कों पे जब भारतीय जनता पार्टी का शासन था। और देखिए, कांग्रेस का शासन चल रहा है, निश्चित तौर पे उन्होंने कोविड में अच्छा काम किया है, इसमें कोई स्वीकार करने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन इसी प्रकार से ये भी बात स्वीकार की जानी चाहिए कि जहां जहां इनका शासन होता है, सामाजिक सुरक्षा जो है टॉस पे चली जाती है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो। तो मुझे प्रदीप सिंह जी आपकी बात बहुत अच्छी लगी कि देखिए, और सबको ही करना चाहिए, अगर अच्छा कुछ हो रहा है तो आप आलोचना मत कीजिए, स्वागत कीजिए। आदरणीय प्रधानमंत्री ने अगर किसी बात का समर्थन किया, निश्चित तौर पे हम उसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम उस बात को स्वागत। इनको समझ नहीं आता ना, अगर हम एक बड़ा दिल दिखा करके अगर हम उस नेचर पे आए, लेवल एलिवेट करें, थोड़ा ऊपर चलें, ये तू मैं वाली राजनीति से थोड़ा ऊपर उठा जाए, लेकिन कांग्रेस की बात वहीं आके वही बहुत ही ऊपर चले जाते हैं ना सर, फिर आप ये जो आंकड़ा है ना, फिर आप उसी को तोड़ के अपनी बना लेते हैं। निदा जी देखिए, थोड़ी देर के लिए फॉर लाइटर मोमेंट अब खत्म करते हैं उसको, गंभीरता से आते हैं। देखिए, इनके यहाँ जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है कि परिवार खुश रहे, बाकी चाहे पूरा प्रदेश कहीं भी जाए, तो उसी क्रम को आजमाते हुए अपनी अब देखिए, इनका इंटरनल मैटर है, ये इनका व्यक्तिगत मामला है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन राहुल जी, प्रियंका जी, देखिए गली मोहल्लों की बात है, जब तक राहुल जी चलते हैं, बोलते हैं, देश को पता लगता रहता है कि सच्चाई क्या है, असलियत क्या है, बाकी किसी को कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं है। अश्वनी मिश्रा जी, हाँ जी, आऊंगी। मुझे लगता है कि जो बघेल साहब हैं, उनकी काफी अच्छी छवि है छत्तीसगढ़ में, और उन्होंने जो चुनाव जीता था वो बहुत हद तक अपने दम पर जीता था। तो मुझे लगता है कि उनका अगर शासन एंड लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहा होगा तो हो सकता है वो अच्छी छवि के साथ चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करें। मुझे ये कभी नहीं लगता है कि छत्तीसगढ़ का चुनाव जो है कांग्रेस के सेंटर के नेताओं के कारण होगा।
या जो भी कांग्रेस चुनाव जीती है, चाहे वो कर्नाटक का भी हो, अगर वहां भी देखें तो वहां पर सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार की जो जोड़ी थी या जो समीकरण उन्होंने बनाया उसके कारण चुनाव जीता। तो कांग्रेस की जो मूलभूत मतलब पार्टी के लोकल चेहरे पे चुनाव होगा। जी, कांग्रेस हमेशा वहीं पर अच्छा प्रदर्शन करती है जहां पर चुनाव लोकल मुद्दों पर होता है, चाहे वो डाउन साउथ की हम बात करें, इवन नॉर्थ ईस्ट में भी हम देखते हैं। कांग्रेस की समस्या यही है कि कांग्रेस की जो मिश्रा जी, मैं एक ऐड करना चाहूंगा कि देखिए निश्चित तौर पे इस बात पे भी सहमति है कि लोकल नेता जो है बहुत बड़ा प्रभाव डालता है, लेकिन चुनाव से पहले और चुनाव के बाद होने वाली जो परिस्थितियां होती हैं वो इस तरह से पलट मारती हैं कि जनता हमेशा ठगा हुआ महसूस करती है। काम देखिए छत्तीसगढ़ में तो चलिए इस बात को स्वीकार किया जाता है कि उनका वर्तमान मुख्यमंत्री का चेहरा है, वर्तमान मुख्यमंत्री का चेहरा है, लेकिन अन्य में केंद्र में ये राहुल जी के हैं, ये प्रियंका जी के हैं, उसके बाद जनता तुरंत जहां जीतती है उसके बाद जनता ठगा हुआ महसूस करती है। और यही बात जो है मुख्यमंत्री के सामने क्या भाजपा फिर नरेंद्र मोदी का चेहरा लेके जाएगी, ठीक जैसे कर्नाटक में लेके गई थी? नहीं सर, हमारी तो परिपाटी, हमारे यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी, हमारे यहाँ कोई परिवारवाद वाली पार्टी नहीं है कि हाईकमान ही आएगा। हमारे यहाँ हाईकमान, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड है और उस पर निर्णय होता है और बहुत पहले और बड़ा सख्त निर्णय हो जाता है, लेकिन वहां पे बनता हुआ मुख्यमंत्री बदल जाता है क्योंकि वो प्रियंका जी को पसंद है और क्योंकि वो राहुल जी को पसंद है। इस कारण से हम जनता ठगी हुई महसूस नहीं करती है। मैं कांग्रेस के मित्र से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस ने कौन सा ऐसा एक चुनाव लड़ा है मुख्यमंत्री का चेहरा सामने रख के? आप बताएं। आप भारतीय जनता पार्टी पर दोष लगा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ते हैं। आप बताएं, कर्नाटक का चुनाव आपने किसके चेहरे पर लड़ा? राजस्थान का चुनाव आप किसके चेहरे पर लड़ना चाह रहे हैं? नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। मैंने ये बोला है कि बघेल जी का अच्छा प्रभुत्व है, उन्होंने चुनाव जीता, उनके जीता। मैं वही बोल रहा हूं। मैं आपको कर्नाटक, आपने बोला कि कांग्रेस सारे चुनाव जो है मुख्यमंत्री के चेहरे पर लड़ती है। मैंने इसलिए उदाहरण शुरुआत इसी बात से की कि बघेल जी का चेहरा वहां पर है और उनके कारण उनको वोट मिलते हैं और हो सकता है कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करे। पर कांग्रेस की राजनीतिक मजबूरी है और राजनीतिक समस्या यही है कि कांग्रेस का जब भी सेंटर से जो डायरेक्शन मिलते हैं, जब सेंटर ड्रिवन चुनाव होता है, वहां कांग्रेस को हमेशा मुंह की खानी पड़ती है। ऐसा है क्या चंद्रमोहन शर्मा जी? ऐसा है क्या? मैंने ये बोला था कि स्टेट के अंदर हम उस तरह से लड़ते हैं, बिल्कुल गलत। पूरा वक्तव्य दोबारा चला के दे दीजिए। मैंने ऐसे नहीं बोला, लेकिन एक बात का तो जवाब दिया जाए ना। देखिए, आपने बोला कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ती है। आप किसके चेहरे पर चुनाव लड़ते हैं? आप बताएं ना, आप किसके चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं? आप बताएं। अश्विनी मिश्रा जो है वो ये जानना चाह रहे हैं, चंद्रमोहन शर्मा जी वो ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे बीजेपी वो साफ कह रहे हैं प्रदीप सिंह जी कि हाँ हमारे पास एक ही चेहरा, हम उसी चेहरे पे चुनाव लड़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भी हम हर राज्य में चुनाव लड़ते हैं। तो कांग्रेस किसके नेतृत्व में? आप बताएं ना, आप किसके चेहरे पर चुनाव लड़ते हैं? आप बताएं, आप किसके चेहरे पे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? सर अश्विनी जी, आपको 3 स्टेट मैंने बताई। छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, मध्य प्रदेश कमलनाथ जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, राजस्थान अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में। तो कर्नाटक क्यों नहीं लड़ा किसी के चेहरे पे? सर बता पाएगी क्या? कर्नाटक क्यों नहीं लड़ा किसी के चेहरे पे? और क्या आपका ये सेंटर का नेतृत्व बोल सकता है कि राजस्थान का चुनाव जो है? भाजपा पसंद है। ठीक है प्रदीप सिंह जी, ठीक है अब सर मेरे पे लांछन लगा दो तो मैं क्या ही बोलूं। ट्राइबल इलाकों का जो धर्मांतरण का मुद्दा है, क्या लग रहा है इस बार ये कितना हावी होगा हर राज्य में? निश्चित तौर पे देखिए, अब आप सीधे से ना देखिए, मैं उस बात का जवाब देना चाहता था। हमारे पास नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है और हम उसी के बेस पे लड़ते हैं। मैं आता हूं आपके प्रश्न में निदा जी। लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं होता है कि चुनाव के बाद ये इस जी का है या उस जी का है और उसके हिसाब से उसको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। ये कांग्रेस की बीमारी है जिसका जो है उनको निराकरण करना पड़ेगा। बहरहाल देखिए, मैंने जब शुरुआती में इसमें शुरुआत में जब मैंने जिक्र स्टार्ट किया तो मैंने यही बोला कि देखिए अभी तक जो है अन्य मुद्दे रहे हैं, लेकिन धर्मांतरण के मुद्दे पे इस बार जो ट्राइबल बाहुल्य इलाका है वहां पे जिस प्रकार से लोग सड़कों पे आए वो इसके पहले अभी तक कभी नहीं हुआ। तो ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होने वाला है। और इसमें जिस प्रकार से सरकारी तंत्र लगा रहता है कांग्रेस के नेतृत्व में, वो एक क्वेश्चन मार्क खड़े करता है और इसका लाभ जो है मिलता है। इसका जवाब देना चंद्रमोहन शर्मा जी, धर्मांतरण बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है आने वाले चुनाव में। हाँ, भाजपा और कांग्रेस में फर्क क्या है कि अगर छत्तीसगढ़ के अंदर भाजपा से कहा जाए कि रमन को आगे कर दे तो भाजपा आगे नहीं करेगी, क्योंकि उसका नेतृत्व सेंटर का, दिल्ली का डरता है। और अगर ठीक उसी तरह से मध्य प्रदेश के अंदर अगर शिवराज चौहान को आगे करके करा जाए और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह और नड्डा जी को पीछे कर दिया जाए तो भाजपा का नेतृत्व डरता है। सर हमारे यहाँ पावर सेंटर नहीं है जैसे आपके यहाँ तीन है। सुन लीजिए, उसके बाद विसुंधरा राज्य को आप आगे नहीं कर सकते क्योंकि आपको नरेंद्र मोदी जी को आगे करना है। हाँ, अगर नरेंद्र मोदी जी की कोई तस्वीर जीतती हुई मिलेगी तो आप लगाएंगे, अदरवाइज नड्डा जी के लगाते हैं। ये आपके और हमारे में फर्क है। अब आता है कि धर्मांतरण के मुद्दा का जोर
कितनी बार राहुल जी पे हार का ठिकरा फूटा है? एक सेकंड, राहुल जी को कितनी बार हार। सुन लीजिए, जिस राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं, अगर आज राहुल गांधी जिन मुद्दों को उठाते हैं, जो लकीर खींचते हैं, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से लेकर नेता, प्रवक्ता और संतरी सब उस राजनीति के ऊपर चल। अरे भैया, संतरी कांग्रेस में होते हैं, हमारे यहाँ नहीं होते। ठीक है, अश्विनी मिश्रा जी, क्या लग रहा है आपको? देखिए, जो मुद्दे हैं चुनावी मुद्दे छत्तीसगढ़ के, आरक्षण हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार हो, ये सब मुद्दे एक तरफ लेंगे क्या? सिर्फ और सिर्फ धर्मांतरण का जो मुद्दा है वो एक राजनीति के लिए असली मुद्दा सही साबित रहेगा चुनाव के लिए? देखो निदा जी, जनता के मुद्दों पर भी बात होगी या धर्म की राजनीति होगी? निदा जी, मुझे लगता है कि हमारी जनता की थोड़ी सी मेमोरी जो है थोड़ी वीक रहती है, तो जो ऐसे मुद्दे होते हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार के हों, भूल जाती है। बट मुझे लगता है कि धर्मांतरण या ये जो मुद्दे जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स के होते हैं वो जनता कभी नहीं भूलती। और ये समस्या जो है ना, ये जो हमारा नॉर्थ इंडिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम छत्तीसगढ़, डाउन साउथ की बात नहीं करता, इस बहुत बड़ा मुद्दा है। लॉ एंड ऑर्डर एंड रिलीजियस सेंटिमेंट, ये दो सबसे बड़े मुद्दे होते हैं। हमने देखा, हमने उत्तर प्रदेश में देखा, हमने राजस्थान में देखा, हमने मध्य प्रदेश में देखा, ये चुनाव के समीकरण बदल देते हैं। बिल्कुल ठीक है, चलिए देखिए बेनिफिट किसको मिलता है? जब उससे पहले मैं आपको बात जो तुष्टीकरण राजनीति करेगा उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़, हाँ, अगले राज्य पे आ जाते हैं, उसमें अश्विनी जी आपको पूरा मौका दूंगी बोलने का। मैं चंद्रमोहन शर्मा जी, आपको ही पूरा मौका मिलेगा। अब बात कर लेते हैं तेलंगाना विधानसभा चुनाव की। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पार्टी टीआरएस ने अपना परचम लहराते हुए 88 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस, तेलुगु देशम पार्टी, तेलंगाना जन समिति और वाम दलों का प्रजा कुटामी गठबंधन 21 सीटों पर सिमट गया। बीजेपी महज एक सीट पर सिमट गई। साल 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान बता दें आपको कि तेलंगाना में बीजेपी के वोट शेयर में जबरदस्त उछाल नजर आया। 2018 के विधानसभा चुनाव में 7% से भी कम वोट पाने वाली वोट शेयर लोकसभा चुनाव में बढ़कर 20% हो गया। बीजेपी ने 21 विधानसभा क्षेत्रों में शानदार बढ़त बनाई। कुल 119 विधानसभा सीटों में से 22 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी दूसरे स्थान पर रही। असदुद्दीन ओवैसी की बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM 7 सीट पर जीत हासिल करने में कामयाब रही थी। तो यह है पूरा समीकरण जो आपको हमने समझाया। चलिए अब तेलंगाना को भी अच्छे से समझने की कोशिश कर लेते हैं। 3 मेहमान लगातार हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। प्रदीप सिंह जी, बीजेपी तेलंगाना में फिलहाल मौजूदा स्थिति में अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? निश्चित तौर पे देखिए, पिछली बार की कंपैरेटिवली जिस तरह आपने जो डेटा प्रस्तुत किया है उसी को देखते हुए जिस प्रकार से देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे ना दिल्ली शहर की तरह से इस तरह से नहीं क्रांतिकारी एकदम से 0 से 67 वाली गति देखती है, जो कि तुरंत उठना और तुरंत बैठ जाना। हमारे वोट प्रतिशत बढ़ रहे हैं। हम जनता को अपनी केंद्र और आने वाली राज्य की जो सरकार बनेगी उनको लेकर के कन्विंस करने में सफल हो रहे हैं दिन प्रतिदिन। तो निश्चित तौर पे सब जगह इतना सब कुछ है, यहाँ कमी कहाँ रह रही, क्या लग रहा है? देखिए, लोकतंत्र है और क्षेत्र और केंद्र। आप देखिए, अगर केंद्र की बात देखा जाए और क्षेत्र की बात देखा जाए, वही राज्य होता है और केंद्र में किस पार्टी को भेजता है और राज्य में उसके जो क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं उसको लेकर के। तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे हमारी कर्नाटक से शुरुआत हुई थी। कमल सबसे पहले कर्नाटक में खिला था, लेकिन तेलंगाना के सक्सेस के रेशियो को अगर आप देखें, बढ़ते हुए मत प्रतिशत को देखें या अब जो वहां पे हलचल बढ़ रही है उसको अगर आप देखें तो आप पाएंगे निश्चित तौर पे आने वाला विधानसभा चुनाव सबके लिए आश्चर्य का रिजल्ट लेकर के आएगा। और उसमें जो कन्वेंशनली जो वहां के रीजनल पार्टीज हैं और क्या स्थिति उन्होंने कर दी है प्रदेश की, अब काफी समय तक केंद्र की बहुत सारी योजनाएं नहीं लागू होने दी वहां के क्षेत्रीय दलों ने या जो सरकार में थी, अभी जो है सरकार में, तो इसका खामियाजा उनको आने वाले विधानसभा चुनावों में भुगतना पड़ेगा। डबल इंजन की सरकार देखिए, क्षेत्रीय दलों की बात कर रहे हैं आप, उन्हें भुगतना पड़ेगा निश्चित तौर पे। अभी वर्तमान जो सरकार है ये तो दोहराने वाली है नहीं, लेकिन ये तो मौजूदा वक्त ऐसा है कि क्षेत्रीय दलों को साथ लाने की कोशिश करेंगे, आप कह रहे हैं खामियाजा भुगतना पड़ेगा। निश्चित तौर पे देखिए, केंद्र की कुछ योजनाएं जो उन्होंने नहीं लागू की थी, स्वास्थ्य योजनाओं को लेकर के व्यक्तिगत तौर पे उन्होंने तो अपनी पार्टी बीजेपी ये चीज समझाने में कामयाब हो पाएगी कि देखिए हम आपके लिए क्या लेकर आए थे, लेकिन आपके ही जो क्षेत्रीय दल थे उन्होंने आप तक आने नहीं दी चीजें। ठीक है, चंद्रमोहन शर्मा जी, हाँ चंद्रमोहन शर्मा जी, देखिए हाँ 21 और जो वोट शेयर था वो 17.65%। तेलंगाना के अंदर जहां हमने पिछले चुनाव में 21 सीटें जीती थी और उसका कर्नाटक का असर तेलंगाना के चुनावों पे पूरी तरह से दिखेगा। किसी भी तरह के धर्म मजहब का ध्रुवीकरण वहां नहीं होने वाला। वहां मुद्दों की बात होगी, क्योंकि जो सरकार चल रही है वो सरकार का जो नूरा किश्ती का खेल भाजपा और इनके अंदर लगातार चलता रहा, वहां पर मुद्दों की बात नहीं हुई और अभी भी मुद्दों के ऊपर चुनाव होगा। जो मेरे मित्र कह रहे हैं कि यही अनदेखी जो इन्होंने कर्नाटक में जाके करी कि अगर
इनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता ने जाके कहा कि अगर आप वोट नहीं देंगे तो आपको सेंटर सरकार मदद नहीं देगी। ये इस तरह के बयानों का बिल्कुल मैं विरोध करता हूं, क्योंकि जिम्मेवारी है सेंट्रल सरकार की, चाहे कोई भी स्टेट हो, सरकार किसी की भी हो, दायित्व बनता है सेंट्रल सरकार का कि वो उसके ऊपर हर चीज को दे। यही कारण है कि सरकार ने जीएसटी के पैसे कई स्टेटों का रोका हुआ है, जिसका कारण स्टेटों को प्रॉब्लम होती है। तेलंगाना एक परिवर्तित दौर से गुजर रहा है और आने वाले टाइम के ऊपर जो वो परिवर्तन है वो ठीक कर्नाटका की तरह ही साफ दिख रहा है कि वो तो अगर कर्नाटक चुनाव का असर तेलंगाना पर पड़ेगा तो क्या लग रहा है चंद्रमोहन शर्मा जी, 21 से ये आंकड़ा कितना और बढ़ जाएगा? 21 का आंकड़ा बढ़ के पूरी मेजोरिटी में जाएगा, क्योंकि अभी जो पहली रैली जब कर्नाटका के इलेक्शन के अंदर बाद बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर प्रियंका गांधी जी ने करी थी, उसके अंदर वही मुद्दे आएंगे जो कर्नाटका के आप लेके चले थे। तेलंगाना और कर्नाटका का सामान्य में बिल्कुल साथ साथ है, दोनों की लैंग्वेज को भी परिवर्तित कुछ नहीं है, वहां का वेशभूषा भी लगभग सिमेट्रिकली है। भाजपा का कोई भी दाव आप साउथ पे चलने वाला नहीं, क्योंकि साउथ भाजपा के एक काउंटर करना चाहूंगा। ठीक है, वो किसी दाव की बात करना चाह रहे हैं प्रदीप सिंह जी। हाँ निदा जी, देखिए अगर कर्नाटक के चुनाव को देखा जाए, निश्चित तौर पे कांग्रेस की विजय हुई है, लेकिन कांग्रेस को जो सफलता मिली है वो टीआरएस के वोटों जो 6% उनका प्रतिशत था वो ऐड हुआ है वहां पे, हमारे प्रतिशत इंटैक्ट रहे हैं। अगर इसी को वो खुश होकर के खुशफहमी में रहना चाहे तो बात दिगर है, लेकिन तेलंगाना के चुनाव इस बार, जैसा मैंने पहले कहा, कि इस बार बहुत सारे आश्चर्य लेके आएगा। ठीक है, आपको क्या लग रहा है अश्वनी मिश्रा जी, क्या लग रहा है आपको, क्या वाकई में कर्नाटक चुनाव का असर तेलंगाना पर पड़ेगा या फिर टीआरएस के सहारे आगे बढ़ने की बात करें? मैं बार बार बोलता रहा हूं कि जो साउथ स्टेट्स हैं हमारी, चाहे कर्नाटक हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे केरला हो, यहाँ बहुत प्रॉस्परस स्टेट्स हैं, तो यहाँ बहुत सारा चुनाव जो है लोकल लीडर्स और लोकल मुद्दों पे होता है। कांग्रेस के पास अच्छे चेहरे थे कर्नाटक में जिन्होंने अच्छा राजनीति बनाया और चुनाव जीते। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के पास ये चेहरे तेलंगाना में नहीं है, यही कारण है कि वहां कोई तीसरी पार्टी चुनाव जीत रही है। हालांकि मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की फेवर में जो बात जा सकती है, टीआरएस का बाकी विपक्षी दलों के साथ एकजुटता दिखाना, एक साथ आना, ये कहीं ना कहीं जनता को मैसेज देता है कि ये हो सकता है कि ये सब चोर मौसेरे भाई हों जो एक साथ खड़ा होकर के 24 में मोदी खिलाफ लड़ना चाहते हो। वो मुझे एक पॉजिटिव फैक्टर बीजेपी के लिए दिखता है। बाकी बीजेपी को कांग्रेस दोनों को मेहनत करनी पड़ेगी, अपने लोकल लीडर्स वहां बनाने पड़ेंगे, तभी आप जो साउथ इंडियन स्टेट है वहां पर अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। अश्वनी जी का ये भी बयान बड़ा विवादित है कि चोर मसेरे भाई, जब कांग्रेस सत्ता के अंदर आ करती थी 65 साल के अंदर, और उस ध्रुवीकरण के अंदर जब भाजपा दल इकट्ठे करती थी, क्या वो भी चोर मसेरे भाई थे? बिल्कुल गलत। राजनीति के अंदर अगर कोई पार्टी सत्ता के अंदर होती है तो लोकतंत्र की परिभाषा के अंदर कोई भी पार्टी, कोई भी दल हो, कोई भी नेता हो, वो उसके विरुद्ध इकट्ठा होता ही है। ये लोकतंत्र की कांग्रेस गठबंधन करेगी टीआरएस के साथ 2024 में। आप एक राजनीतिक विशेषज्ञ होकर एक दल को चोर मसेरे भाई कैसे कह सकते हैं आप? आप जैसे बंदों पे प्रश्न खड़ा होना चाहिए। जब भाजपा 2 बंदों की ठीक थी तब भाजपा अपने दल बनाती थी, कांग्रेस को उठा के फेंकना चाहती थी। आपको इतिहास पता है 79 के अंदर भाजपा ने कितनी, ठीक है, राजनीति में सर अपनी अपनी जीत के लिए हर कोई सारे हथकंडे अपनाता है, लेकिन जब अगर हम सरकार में होते हैं तो वाहवाही लूटते हैं, लेकिन अगर हम विपक्ष में होते हैं तो हम उसी पर कई सवाल खड़े कर देते हैं। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, चंद्रमोहन शर्मा जी, प्रदीप सिंह जी, अश्वनी मिश्रा जी। हमने समझने की यही कोशिश की थी, क्योंकि देखिए ये जो 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं 2024 की रूपरेखा तैयार करेंगे और इन्हीं 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे जो हैं वो ये तय करेंगे कि आखिर 2024 में किसका दबदबा रहेगा। तो ये 5 राज्य बेहद खास, जहां का सियासी समीकरण समझने की हमने कोशिश की। फिलहाल 5 कदम में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।